बना दिए। परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज का मतलब, अरे बोलने के लिए पूछते हैं कि हम और तुम बात करें आपस में। परसेंटेज का मतलब हमेशा 100 ही रहता है। नहीं, परसेंटेज कंपोजिशन है। ये है क्या, वो तो हम बताएंगे, सिखाएंगे आपको। लेकिन परसेंटेज का मतलब तो 100 ही होता है ना, 100 में कुछ निकालने को बोलते हैं परसेंटेज, है ना। जैसे रिजल्ट आ गया होगा अभी, तो कितना परसेंट आया, सब अभी तो हॉट टॉपिक वही रहता है। हाँ देखिए, पहले रहता था, है ना, बहुत जोर शोर से रहता था कि कितना परसेंट आया। तो सुनिए, परसेंटेज कंपोजिशन हम लोगों को जो निकालना है यहाँ पे, मॉलिक्यूल का निकालना है। किसको कहते हैं डिफाइन करना अभी बचा है, अभी समझना है सिर्फ। जैसे मीथेन है, तो मीथेन एक मॉलिक्यूल है। CH4 कहते हैं किसको? ये तो जानता है सब, मीथेन को कहते हैं। इसी को दूसरा नाम क्या है? नेचुरल गैस। तीसरा नाम क्या है? मार्स गैस, है ना। और यही भरा रहता है किस में? CNG, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस ही तो कहते हैं इसको। ठीक है, ये मीथेन है। ठीक है, मीथेन है। अब इसमें पूछा जाता है कि कितना परसेंट कार्बन है और कितना परसेंट हाइड्रोजन है। तो मॉलिक्यूल का ये परसेंटेज कंपोजिशन कहा जाता है ना। परसेंट बाय मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट present in the molecule called as percentage composition of the molecule। कितना बात भूल गए? सुनिएगा फिर से, लिखेंगे भी। परसेंट बाई मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट present in the molecule। जैसे CH4 परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, तो पहले डिफाइन करके लिख ही देते हैं। परसेंट बाई मास of an atom of element present in the molecule, present in the molecule। percent by mass of an atom of element present in the molecule called as percentage composition of that atom, of that atom of element in the molecule। है ना, ये सब बात जोड़ने वाला था। मेन बात यही है, परसेंट बाई मास, परसेंट बाई मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट present in the molecule called as percentage composition of that atom of element। इसको हटाओ, बस उतना ही, लंबा करके याद भी नहीं कर पाएगा, छोटा रहेगा, बोल भी देगा, बस इतना तक। क्या? परसेंट बाई मास of an atom of element present in the called as percentage composition। परसेंटेज कंपोजिशन किसको कहते हैं? तो बोलेंगे किसी मॉलिक्यूल में कोई एटम कितना परसेंट है मास के हिसाब से। किसके हिसाब से? उसी को कहेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है। अब बात होती है सर ये निकलेगा कैसे? कैसे निकलता है परसेंटेज कंपोजिशन? है तो मैथमेटिकल हो गया, परसेंटेज निकालना है हमको। कार्बन का कितना परसेंट है, कितना परसेंट मीथेन में, कितना परसेंट कार्बन है, और कितना परसेंट हाइड्रोजन है, कितना परसेंट हाइड्रोजन है, ये निकालना है। ठीक है, लिखिए। निकालते कैसे हैं बताते हैं, एकदम अस्थिर से।
सबसे पहले जानकारी ये होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और फिर वो कैसे कैसे होगा। तो पढ़ हम लोग ये रहे हैं कि किसी मॉलिक्यूल में कोई एटम कितना परसेंट प्रेजेंट है, किसके हिसाब से, किसके हिसाब से, मास के हिसाब से। इसी बात को बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। एग्जाम्पल करके लिख देना कि जैसे मीथेन में परसेंट बाई मास कार्बन का कितना है, ये परसेंट कार्बन जो लिखे हैं, परसेंट बाई मास ऑफ कार्बन निकालना है, और परसेंट बाई मास हाइड्रोजन का निकालना है। है ना, परसेंटेज कार्बन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, परसेंट बाई मास ऑफ कार्बन। और परसेंट हाइड्रोजन लिखा है, मतलब परसेंट बाई मास ऑफ हाइड्रोजन इन मीथेन मॉलिक्यूल, इन मीथेन मॉलिक्यूल। है ना, किसी को कोई आइडिया है क्या पहले से कितना परसेंट कार्बन है, कैसे निकलता है? 75 और 25, देखिए उसको आइडिया है। सिखाएंगे हम, एकदम आराम से सीखना है। परसेंट बाई मास ऑफ एन आइटम ऑफ एलिमेंट, मास के हिसाब से, परसेंट में मास के हिसाब से, यानी 100 ग्राम में, कोई मॉलिक्यूल के 100 ग्राम में हमेशा परसेंट क्या होता है, तो 100। तो 100 ग्राम में कार्बन, एक एटम है इसमें, कार्बन का कितना प्रतिशत है। मीथेन यदि 100 ग्राम है पूरे, तो कार्बन कै ग्राम है, ये निकालना है सिर्फ। ठीक है, देखो कैसे निकलता है, समझ जाएगा। सबसे पहले इस बात के लिए नहीं लिखा था, सबसे पहले इस बात के लिए हम लोग मीथेन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ठीक है, मीथेन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मीथेन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लो, कार्बन का एटॉमिक मास और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को जोड़ देना पड़ेगा। जोड़िए मने में, देखिए मने में परसेंटेज निकलवाते हैं। 12 और 4, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 गुना 4, 12 4, तो मीथेन का मास 16 ग्राम है। ठीक है, तो 16 ग्राम में कार्बन कै ग्राम है, 12 ग्राम है। तो 100 ग्राम में कितना रहेगा, 12/16 गुना 100, निकल गया परसेंटेज ऑफ कार्बन, है ना, 12/16 गुना 100। और आसान हो जाएगा, हाइड्रोजन तो निकाल भी दोगे तुरंत। 16 ग्राम मीथेन में 4 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 100 ग्राम में कितना, तो 4/16 गुना 100, 25%। नहीं, 25 ग्राम है 100 ग्राम में, तो 25% हुआ। यही काम करना है, बस यही पढ़ना है इसमें कि 100 ग्राम में कोई मॉलिक्यूल के 100 ग्राम में कितना प्रतिशत कोई एटम है, कै ग्राम कोई एटम है। इसी बात को परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब लिखें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। एक्चुअली में जो वर्ड है ना, वो मॉलिक्यूल के लिए आता है। जब परसेंटेज कंपोजिशन बताइए मीथेन मॉलिक्यूल का, कहना चाह रहा है कि मीथेन में जो भी एटम्स हैं उसके परसेंटेज को बताइए। ठीक है,
तो सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक मास 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर ऑफ एटम, तो 12 4 16 ग्राम ही तो लिखते हैं। टोटल 16 ग्राम मीथेन में कार्बन का मास 12 है, तो 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है क्या? एकदम हिंदी में लिखिए, 16 ग्राम मीथेन कंटेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। लिखेंगे कि ना लिखेंगे? परसेंटेज कहता है निकालने, तो 100 ग्राम मीथेन कंटेन, क्या जो यहां रहेगा उसको ऊपर, जो यहां है उसको नीचे, और मल्टीप्लाइड बाई 100। यही ना इन्वर्टरी मेथड है। 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, और 4 25 से कटेगा, क्या 25 दिया 75 ग्राम कार्बन, 100 ग्राम मीथेन में 75 ग्राम कार्बन। तो परसेंटेज बाई मास ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन। सवाल तो इतना लंबा पूछेगा, लेकिन हम लोग परसेंटेज कार्बन लिख के बात खत्म करें। कितना परसेंट लिख देंगे? 75। चूंकि ये मॉलिक्यूल 2 ही एटम से बना है, तो ये वो कार्बन यदि 75 हो गया तो हाइड्रोजन अपने आप 100 माइनस 75 बराबर 25 हो जाएगा, क्या? और वैसे निकालना है तो निकाल भी सकते हैं। 16 ग्राम मीथेन कंटेन मतलब समझते हैं ना सब, रखता है 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 4 कहां से लिखे हैं हम, दिखाई दिया है सबको? ये गुना 4। 16 कहां से लिखे हैं? मीथेन का मॉलिक्यूलर मास, क्या दैट इज 100 ग्राम मीथेन कंटेन, 4/16 इंटू 100। तो ये 4 से कट जाएगा और 4 25 से कट जाएगा, तो 25 ग्राम कार्बन, 25 ग्राम हाइड्रोजन। और सिंपल इसी को आपको लिख देना है उसी तरह से कि परसेंट बाई मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, समझना तो ऐसे ही है ना, इन मीथेन बराबर कितना? 25। बस यही परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है। और मॉलिक्यूल बड़ा बड़ा होगा, उसमें हर एक एटम का परसेंटेज निकलेंगे, लेकिन तरीका यही होगा। ठीक है। अब इसको देखने के बाद क्या हमेशा हम इन्वर्टरी मेथड से ही बनाएंगे? तो नहीं, एक शांति वाला काम भी करते हैं। ठीक है, बढ़ा रहे हैं, पीछे कर लेंगे। ठीक है, तुम लोग को लिखने का मौका देंगे। परसेंटेज ऑफ एटम, यदि किसी मॉलिक्यूल में निकालना है, इन मॉलिक्यूल, ठीक है, तो करना क्या है, सुनिएगा। एटम जिसका परसेंटेज आप निकालने वाले हैं उसके एटॉमिक मास को लिखें, उसमें गुना करें नंबर ऑफ एटम, जितना एटम वो प्रेजेंट है, भागा दे दीजिए मॉलिक्यूलर मास से, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो एक ट्राई करके देखते हैं। मीथेन, अपने पास मॉलिक्यूल तो है ही था, मीथेन मॉलिक्यूल में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमें निकालना है। मीथेन मॉलिक्यूल में हमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। एकदम सिंपल सोच रहा है, परसेंटेज लिखें, भी जैसा क्यों लग रहा है? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, देखते जाना, नंबर ऑफ एटम बटा मॉलिक्यूलर मास मीथेन मॉलिक्यूल का, मल्टीप्लाइड बाय, देखिए कितना आ रहा है, बस 25।
काम खत्म। यूनिटरी मेथड साफ। यूनिटरी मेथड को इसीलिए कहते हैं ना कि बाबूजी वाला मेथड है। ये सब फार्मूला को जन्म यही दे देता है। हम लोग फार्मूले से ही काम कर लेते। आया कहाँ से ये फार्मूला? तो इसी यूनिटरी मेथड से आया। 4 ऊपर में था, 16 नीचे में था। ठीक है, और हम लोग भी ये मास्टर उसी को देख कर करके अब तुम लोग को थोड़ा आसान कर देंगे बात को, कि 4 ऊपर में देख रहे हो, 4 क्या था? तो एटॉमिक मास गुना नंबर ऑफ एटम था। 16 क्या था भाई? तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास था, और इंटू कर दिए 100 से। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई तो बच्चे से करते आ रहे, हो गया 25। क्लियर है? तो अब लिख लो, फिर देखते हैं ये और बड़ा क्या होगा। लिखो, फिर आगे पीछे तो करते रहेंगे। लिखो, बढ़ा देंगे फिर। क्या समझ भी गया होगा? ठीक है, ठीक है ना? ज्यादा मतलब लिख लेना है, ऐसे नहीं कि सर ऊपर कर दिए थे मेरा छूट गया, ये सब नहीं। परसेंटेज ऑफ एटम निकालना है किसी मॉलिक्यूल का। क्या करना होगा? बस एटॉमिक मास जिस एटम का निकालने देता है, जितना नंबर ऑफ एटम है उसमें गुना कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
परसेंटेज ऑफ एटम निकल जाएगा। बड़े बड़े C2H6 मॉलिक्यूल है, C2H6 है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कौन सा है? C2H6। इस मॉलिक्यूल में परसेंटेज ऑफ कार्बन आप बताइए अब, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताइए। C2H6 में कितना आ रहा है? 40 और 60 आ रहा है। निकाल के देखिए आप लोग, सब लोग। तो 40-60 कैसे आ रहा था? कार्बन का एटॉमिक मास 12 ही रहेगा और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ही होगा। 80 और 20 आए। C2H6 सबसे पहले हम सिखा दें कि मॉलिक्यूलर मास निकाला जाएगा इसका, और मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए बताए हैं कि एटॉमिक मास लिखा जाएगा कार्बन का, गुना नंबर ऑफ एटम लिखा जाएगा कार्बन का, है ना। किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ऐसे ही निकालते हैं। एटॉमिक मास यहां पर कार्बन है, गुना नंबर ऑफ एटम कार्बन का, प्लस एटॉमिक मास, बोलिए आप लोग किसका, बोलिए, गुना नंबर ऑफ एटम किसका, हाइड्रोजन का, एंड सो ऑन। मॉलिक्यूलर मास किसी भी केस में ऐसे ही निकलता है। अब देखिए, एटॉमिक मास कार्बन का 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, नंबर ऑफ एटम 2, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, नंबर ऑफ एटम 6, 12 दूनी 24 और 6 30, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना था, परसेंट ऑफ कार्बन निकालना है ना। तो कार्बन का परसेंटेज निकालने का भी फॉर्मूला भी बताए। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन लिखेंगे, गुना नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे, यानी कि ये वाला पार्ट हो गया पूरा, है ना। ऑफ कार्बन लिखेंगे, बाई क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास। जिस मॉलिक्यूल में निकालना रहता है, तो C2H6 में निकालना है तो C2H6 लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकल जाएगा। हाँ, सही तो बताया। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू एटॉमिक मास 12, नंबर ऑफ एटम 2, यहीं पे है। खाली 20 गो एलिमेंट का एटॉमिक मास आपको याद रखना है फिलहाल। 12 दूनी 24 हो गया, मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आया, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। अब इसको कटाना है तो 0 से 0 काट देते हैं, 3 से 4 काट देते हैं, 4 2 जा 8 होता है, अब 8 दें 80 होता है, 80%। क्या दिक्कत है? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास लिखेंगे 1, नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन का लिखेंगे 6, बाई मॉलिक्यूलर मास तो 30 ही रहेगा,
6 बचे, 5 20 से कट जाएगा, है ना। तो 20% ऐसे भी 100 में से 80 घटा देंगे, 2 एलिमेंट वाले में तो कोई बात ही नहीं, एक एलिमेंट का निकलेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए जी उतारिए और बाकी लिखिए जिनको जरूरत है, पूरा लिख दीजिएगा, एक आध बार लिख दीजिएगा ना तो फिर वो याद ही रहेगा। C6H12O6 कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, तीन ही एलिमेंट तो है, इसको निकालिए। यानी आपको हम ये कह सकते हैं बाबू कि परसेंटेज कंपोजिशन इसका बताइए, है ना, ग्लूकोज का परसेंटेज कंपोजिशन बताइए, बस सिंपल ये भी बोला जा सकता है, ये ना कि परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बताइए। हो गया, वेरी गुड। इतना लिखने में खराब लगता होगा नहीं कि सर क्या मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं इसे, हम तो ऐसे ही निकाल देते हैं 12 गुना 2 1 गुना 6। ये एक आध बार, एक ही बार लिखने के लिए रहता है, उसके बाद तो निकालना ही अपने से। कितना परसेंट कार्बन आया है इसमें? 40। हाइड्रोजन, हाँ ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि समझ में आ गया कि परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी मॉलिक्यूल का हम लोग निकाल सकते हैं इसी मेथड से, है ना, कोई अलग मेथड और नहीं लगाना है, खाली उसके एटॉमिक मास गुना नंबर ऑफ एटम बाई मॉलिक्यूलर मास इनटू 100 कर देंगे, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन निकल जाएगा। क्या कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, है? अब ग्लूकोज का निकालें, ग्लूकोज में निकालें, आप लोग भी तो निकाल लिए होंगे, लिख दिए हैं सब, लिख दिए। C6H12O6 परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकालना है ना, ये कॉमन लैंग्वेज हो जाएगा कि इसका परसेंटेज कंपोजिशन बताइए। तो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब डिफिनीशन तो यही पड़े ना, परसेंटेज ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो इसमें तीन तरह के एटम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, यानी तीनों का परसेंटेज बताइए, है ना। क्वेश्चन कैसे रहेगा, अब किताबी लाइन का क्वेश्चन की तरह इसको बना देते, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालना है,
कैसे निकलेगा मॉलिक्यूलर मास, मेरे साथ बोलिएगा। क्या करें, कार्बन का एटॉमिक मास 12 गुना नंबर ऑफ एटम, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास गुना नंबर ऑफ एटम, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास गुना नंबर ऑफ एटम। 72 प्लस 12 प्लस जोड़ के आएगा 180 ग्राम। ठीक है, अब इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना था, तो कार्बन के परसेंटेज निकालने के लिए एटॉमिक मास 12 नंबर ऑफ एटम 6 बाई पूरा एटॉमिक मास के बदले मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाई 100, है ना। काटने आता है तो ठीक है, नहीं तो समझिए 6 तिया 3 4 4 10 40% पूरे काट दीजिए। क्या यही तो है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना था। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास गुना नंबर ऑफ एटम बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कट जाएगा, 3 4 से कटेगा, 4 तिया 12 6 तिया 18, 4 तिया 12 और 6 तिया 18, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 20/3 बराबर 6.66%। तीसरा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, दो मेथड हो सकता है, 100 माइनस 40 प्लस 6.66 कर सकते हैं क्या, क्योंकि 3 एटम था इसमें, तो कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज तो हम निकाल ही लिए, तो 100 में से घटा देंगे तब भी आ जाएगा, है ना। अब ये जोड़ के घटाने से ज्यादा लगता अच्छा लगेगा, वो निकाल ही ना लेते हैं सर, लेकिन ये भी एक तरीका है, तो जानना है। 4 आएगा, 3 आएगा, फिर कितना आएगा, 3 ही आएगा ना, और फिर 5। सही घटाए हैं, हाँ थोड़ा कमजोर ही घटाने वाला बात, देख लेना मिला के। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और भी निकल सकता है, वो जैसे ही किए हैं, क्या इसको हम पिंक से बना देते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बहुत गंदा लगता है। क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाई 6 बाई 180 इंटू 100, यही आ रहा होगा, है ना। ठीक है, उतारिए। यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी मॉलिक्यूल का रहा, इतना बड़का बड़का मॉलिक्यूल का भी रहेगा तो बनेगा ऐसे ही, ठीक है ना, बड़का बड़का मॉलिक्यूल का भी रहेगा तो बनेगा ऐसे ही। और जो बना लिए हैं उसके लिए अगला काम, वाशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला, Na2CO3 10H2, और सबका निकालने देते तो तुम लोग को भारी लगेगा, सर अब तो हो ही गया ही, तो खाली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल दो बस, उस मॉलिक्यूल में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है। ऐसे ही टफ होता है यार, मैथ क्या क्या है, ऐसे ही टफ होते रहता है, चीज तो सेम ही मिलेगा। क्या दिक्कत है, किसी को है कुछ दिक्कत तो बताना। इवन गुना भाग काटने छाटने घटाने उठाने में सब में कुछ हो दिक्कत है तो बताना। किसका, इसे पूछो ना हमसे अभी। सोडियम का एटॉमिक मास 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, यही नहीं लगेगा और क्या लगेगा। क्या एटम ऑक्सीजन मिला था आपको, ऑक्सीजन के 3 ही एटम है उसमें।
ये इतना काम करता है। आईटी मेडिकल का सब परीक्षा होता है ना, यही सब करके बचपन को परेशान करता है, रहता वही गलती होके चलाता है। उतारना है, उतारते जाना है, बाकी जो बना रहे हैं बनाइएगा। क्या आइटम था ऑक्सीजन का? मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 200। हाँ 280, तब ठीक, ठीक है। क्या कुछ समस्या आ रही है? लिख दिए सब यहां तक? मतलब ये ग्लूकोज वाला सबका हो गया ना? 72 लिख लिए थे ना सब? अब हम बनाते हैं। Na2CO3 10H2O। अब ये क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमें चाहिए, सुनिएगा, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें पहले। सोडियम का 23 मल्टीप्लाइड बाई 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, और 10 मॉलिक्यूल वाटर लिखा रहता है इस तरह से, तो 10 का 10 हम उतार देंगे और वाटर को हम लोग ब्रैकेट के अंदर रख देंगे मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, है ना? एक तरीका है मॉलिक्यूलर मास निकालने का। जोड़ के ही आ रहा होगा 286, ठीक है। ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, नंबर ऑफ एटम, तो 3 एटम यहां दिखाई दे रहा है और 10 मॉलिक्यूल वाटर है, तो 10 एटम ऑक्सीजन तो यहां भी है, तो सब मिला के इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम है 13। यही छिपा हुआ था, है ना, जो दोनों चीज एक बार में लोग देखता नहीं, इसी वजह से कहीं कहीं पे पूछ देता है कि भाई चलो परसेंटेज कंपोजिशन तो इतना आसान था, उसी से सवाल पूछे। अब सवाल पूछने वाले पे ऑब्जेक्शन भी आप कर नहीं सकते, मतलब ठीक ही तो है। बाई कितना कर दें? 286 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो अब इसको काटना उठना होगा, तो 16 और 13 में गुना करेंगे तो 160 और 48 208, है ना। ये सब गुना भागा में थोड़ा मन लगाना चाहिए, उबना नहीं चाहिए, है ना। आजकल बचपन उबता है इतना गुना न के करता है, ऐसे मन करता है ऐसा सर करबन करेंगे, लेकिन करना आप ही कुछ है ना। आप बोलिएगा कि आपका मन कर रहा है कि 2 से 2 काट दें, 8 से 8 बचा कुछ हो नहीं, ठीक काटे जी, नहीं ना, नहीं ना। हाँ, वैसे 38 बता 83 बराबर पूछिए, एक बच्चा को कहता है सर बराबर 1, मतलब कैसे जी? ये 8 से 8 नहीं कटा सर, हाँ 3 से 3 काट दिए, बात खत्म।
है ना, तो ऐसा नहीं करता है, नहीं करता ऐसे। हाँ, ये मतलब हम बराबर बोलते रहते हैं, ये सब हुआ है। अल्लाह, ये नहीं जाएगा अंडू से। हाँ, 208/286 गुना 100 था, तब 208/286 मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना आ रहा है ये कटा कटा के? 70.67। अच्छा, 2 आने 72 है। चलिए ठीक है। हाँ, हमने बस कैलकुलेटर भी है, भागा भी दे देंगे यदि कंफ्यूजन है तब, नहीं है तब ठीक है। अब देखिए, इसमें एक और बताने वाला बात था कि ऐसे मॉलिक्यूल में परसेंटेज ऑफ वाटर पूछ देता है। आपको तो याद कि एटॉमिक मास गुना नंबर ऑफ एटम बाई मॉलिक्यूलर मास, वो मॉलिक्यूल पूरा है वाटर नहीं है। लेकिन हम लोग यदि समझे बात को, तो ये जो गुना कर रहे थे ना, वो ऑक्सीजन का टोटल मास था। एक एटम ऑक्सीजन का मास 16 है और सब मिला के 13 एटम था, तो पूरा ऑक्सीजन का मास था नहीं। तो वैसे ही पूरा वाटर का मास इसमें कितना है? तो 10 मॉलिक्यूल वाटर है और एक मॉलिक्यूल वाटर का मास होता है 16 2 18, तो 18 गुना 10/286 इंटू 100, ये परसेंटेज ऑफ वाटर निकालने का तरीका हो गया। वैसे सारे मॉलिक्यूल में, जिसमें देखा होगा तुम लोग, बहुत सारा केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल रहता है जिसमें इंटू 10H2O इंटू हाफ H2O इंटू 5H2O इंटू 7H2O, नहीं? तो उस तरह का जितना मॉलिक्यूल होगा उसका परसेंटेज ऑफ वाटर ऐसे ही निकलेगा कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास, जैसे एटम का एटॉमिक मास लेते थे, वाटर का ले लिया, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कर लिया बाई 286, तो मॉलिक्यूलर मास है ही है उसका, गुना 100, यानी 180/286 इंटू 100। किसी को आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? ठीक ही आ रहा है, 180 ठीक ही है, डिवाइड बाई 286 62.93 प्रतिशत। ठीक है, परसेंटेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकल गया। सोडियम कार्बन पूछेगा तो निकाल ही ना दोगे, वो तरीका सेम ही है ना। हम यहाँ पर दो नए क्वेश्चन टाइप का चीज बताए कि ऐसे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का परसेंटेज, वाटर का परसेंटेज कैसे निकालना है। ठीक है, फार्मूला नहीं बदला है, उतार लीजिए। अब आपसे करीब करीब सब मॉलिक्यूल का परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, एक वो ब्रैकेट वाला दे देते हैं। सबसे ज्यादा इन लोग पढ़ा होगा एक रहमा में, अल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 है ना, इसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बता दीजिए फटाफट फटाफट। अब ज्यादा ना पूछेंगे ना तो आप लोग भी गुना भागा में वो भी आ जाइएगा और ये समस्या घरेलू समस्या बन जाएगा। हाँ, Al2SO4 में अल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। ये मॉलिक्यूलर मास भी निकालिए और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालिए, केवल ऑक्सीजन, पूरे मॉलिक्यूल का परसेंटेज निकालने के लिए कह नहीं रहे हैं, है ना। मॉलिक्यूल का नाम अल्युमिनियम सल्फेट है ना। इस मॉलिक्यूल का नाम वाशिंग सोडा है।
अल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 बताएं, तो 27 गुना 2, सल्फर 32 होल 3, तो 32 गुना 3, ऑक्सीजन का मास 16, 4 एटम है और होल 3, तो इसका मतलब 4 तिया 12 एटम है। बस यही इतना समझाने के लिए, और क्या। चलाइए कलम, तोड़ ताड़ दीजिए हाथ। कभी कभी जिद में आइए, बोला ऐसा हाथ रख के करेगा क्या, गुने भाग न कर पाता है तो। 43%, ठीक ही है। कितना एटम ऑक्सीजन का मिला था? 12। मॉलिक्यूलर मास कितना आया? मॉलिक्यूलर मास 342। निकाल दिया? इतना अंतर कैसे आ जाता है तो क्या? कितना आया? बड़े हम आगे करें इसको। Al2SO4 होल 3, अल्युमिनियम का 27 मल्टीप्लाइड बाई 2, सल्फर का 32 मल्टीप्लाइड बाई 3, ऑक्सीजन का 16 और 4 तिया 12, 4 एटम है और 3 है यहाँ। सल्फर का 32 होल थ्राइस कहने का मतलब है कि सल्फर 3 एटम है इसमें, पूरा का पूरा सल्फेट 3 बार है ना। अल्युमिनियम का 27 नंबर ऑफ एटम 2, सल्फर का 32 नंबर ऑफ एटम 3, ऑक्सीजन का 16 नंबर ऑफ एटम 12, 4 तिया 12, तो 54 प्लस 96 और 16 10 160 और 32 192, 4 6 10 2 12 2 1 9 1 10 9 19 5 24 और 2 1 3, सही है, लाए हैं। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा था या सल्फर पूछता भी हमको तो करना यही था। एटम का एटॉमिक मास 16 है और 4 3 12, 16 गुना 12 बटा 342 मल्टीप्लाइड बाई 100। 16 गुना 12 एक बार तो जोड़े ही है, ऐसे कटता है क्या? 6 से 2 से 4 से 5 से कटते कटते रहेगा वो। हाँ, 6 दूनी 12 और 172, क्या एक वो कट तो ऐसे ही है, और फिर 8 दूनी 16, हाँ 171 होगा। अल्लाह, ये तो हम गलती ये काट देते। 16 गुना 12 और ये हो जाएगा 171, तो अब तो ना कटेगा, कटेगा 3 से, 3 से कट जाएगा, है ना। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2 1 7, है ना। और ये कितना से कट जाएगा? 2 से। 16 दूनी 32, 3200 बटा 57। अब इसको भागा दे देते हैं इसी से, है ना। आप लोग तो दे ही देते होंगे भागा। हाँ, 3200 डिवाइडेड बाई 57, 56.14। तो आप लोग को गलती गलती आ रहा था जी। देखो, इसमें गलती हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें इसमें गलती नहीं करने देना है ना। केमिस्ट्री ये है,
16 गुना 12/342 कैसे लिख रहे हैं, ये कंप्लीट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, ये तो कर ही लोगे, ये थोड़ा शांति में रहोगे तो अच्छे से करते हो। अकबकी हो जाता है तब गलती करता है, ये तो शुरू से होता रहा है, ये युगों का नियम है। कैसे कैसे निकालना है समझ में आया? इंटू 10H2O वाला, ब्रैकेट वाला, समझ में आया? तो किसी भी मॉलिक्यूल का परसेंटेज कंपोजिशन ऐसे निकलता है। अब हम लोगों का एम क्या है, इसका आगे जो फ्यूचर है, परसेंटेज देगा क्वेश्चन में और फार्मूला निकाल लेंगे कि फार्मूला क्या होगा, ये महान काम करना है ना? जैसे कोई बताए कि 80% कार्बन है एक मॉलिक्यूल में, 20% हाइड्रोजन है। अब ये वो बता रहा है क्वेश्चन, बताइए आप कि फार्मूला इसका क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या होगा। और इस कॉन्सेप्ट पे इस बार भी नीट में वो सवाल आया है, 3 चीज का परसेंटेज दे दिया। अब जैसे अभी निकाले ना हम लोग, 40% कार्बन था, 6.6% ऑक्सीजन था, और बाकी 53.34% ऑक्सीजन था, ये हाइड्रोजन था। किसका था? अरे ग्लूकोज में था, अभी तो निकाले। अब ये परसेंटेज बोल लिख देता है सवाल, और हमको कहता है बताइए इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है। ये कैसे करेंगे, है ना? ये मुश्किल होने वाला है। ये तो सीधा सीधा लग रहा था, परसेंटेज निकाल दिए, फॉर्मूला दिया तो परसेंटेज निकाल दिए। लेकिन क्वेश्चन जब परसेंटेज दे तो फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है? उसी बात को समझेंगे, क्लियर है? आगे का पढ़ाई उसी बात पे होना है। क्या देगा? परसेंटेज, निकालना क्या रहेगा? फॉर्मूला। तो अगला बात है, हेडिंग बनाइएगा इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला को सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी कहते हैं। फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल, फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल in which different atom of element written in simplest whole number ratio known as empirical formula. Formula of molecule in which different atom of element written in simplest whole number ratio called as empirical formula. लिखिए ना एनर्जी में, कोई समस्या है? हाँ, समस्या तो बता सकते हैं खुलेआम एकदम। इंपेरिकल फार्मूला किसको कहते हैं? तो फार्मूला इन विच डिफरेंट एटम ऑफ एलिमेंट रिटेन इन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, बस इतना ही है, कॉल्ड एज इंपेरिकल फार्मूला। जैसे समझिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला समझिएगा, पहले लिखिएगा बाद में। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या जानते हैं आप? C6H12 जानते हैं ना? कार्बन है इसमें, हाइड्रोजन है इसमें, ऑक्सीजन है। कार्बन के कितने एटम हैं? हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के
सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है। हाँ, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालने का तरीका है कि जो सबसे छोटा है ना उसको सब में डिवाइड कर देते हैं। 6 12 6 है तो छोटका कौन है? तो 6 भागा 6, 12 भागा 6, 6 भागा 6। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, है ना। तो ग्लूकोज में जो 3 अलग अलग एटम है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उस तीनों का रेशियो क्या है? 1:2:1। अब इंपेरिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्या लिखेंगे? आप लोग को क्या लग रहा है? CH2O, इसको बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। ये किसी भी मॉलिक्यूल का हो सकता है, केवल जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसी को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिख देना है। अब जिसका नहीं होता है तो नहीं होता है। अब कोई कहे मीथेन का आप इंपेरिकल फॉर्मूला बताइए, अब बताइए इसका क्या इंपेरिकल फॉर्मूला बताइए। ये तो अपने 1:4 है, कार्बन 1:हाइड्रोजन है, अब 1:4 है, ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल का एम्पेरिकल फॉर्मूला वही होता है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जिसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आप निकाल सकते हैं, बस उसी का एम्पेरिकल फॉर्मूला अलग होगा। क्लियर है? अब जैसे कोई कहता है वाटर का एम्पेरिकल फॉर्मूला बताइए, तो क्या बताना है जी? 2:1 का रेशियो है, और सिंपल कितना होगा? ये नहीं होगा ना। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही इंपेरिकल फार्मूला है। ये लिमिटेशन है इंपेरिकल फार्मूला। लिखिए, क्या बात, हमारा बात सुनने में ना अच्छा लग रहा है, अपने गलत बात करे लग गया। अभी पूरे पोज में गाल पे हाथ रख के। क्या लिख दिए? क्या होता है इंपेरिकल फॉर्मूला, समझ भी गए? बोले सर किसी भी फॉर्मूला में जो अलग अलग एटम के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिख देंगे किसी भी फार्मूला को, वो इंपेरिकल फार्मूला ही कहलाता है। ठीक है, हालांकि इंपेरिकल फार्मूला का बहुत उपयोग ज्यादा नहीं है, इसलिए सुने भी कम ही है आप लोग, ज्यादातर मॉलिक्यूलर फार्मूला सुने होंगे। तो इंपेरिकल फार्मूला का एक जगह पे इस्तेमाल होता है, इसीलिए पढ़ना रहता है। ठीक है, अब जिसका तो नहीं होता है भाई उसका तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जिसका होता है वहां पे जरूरत पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जिसका नहीं होगा उसका कोई बात नहीं। बोला बोला कि मॉलिक्यूलर इंपेरिकल फॉर्मूला होता नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है। क्या बोलना है? कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही इंपेरिकल फॉर्मूला है ना। जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? तो H2O। मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। ऐसा नहीं कि इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं होता है, ये गड़बड़ बात है। बोला कि दे ऑल ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, है ना। अब उससे और सिंपलेस्ट हम नहीं कर सकते,
लिख दिए सब। लिमिटेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। लिमिटेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। पहला लिमिटेशन, इट कांट रिप्रेजेंट। लिमिटेशन मतलब समझता है ना जी, गलती। इंपेरिकल फार्मूला की गलतियां, क्या क्या कमियां हैं, इंपेरिकल फार्मूला में क्या क्या कमी है, दैट इज लिमिटेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। इट कांट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर of different atom of element in the molecule. It can't represent the exact number of different atom of element in the molecule. एग्जैक्ट नंबर नहीं ना बता पाएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर बताता है, एग्जैक्ट नंबर कहां बताता है। दूसरा, वेरियस मॉलिक्यूल हैज सेम empirical formula as their मॉलिकुलर फॉर्मूला। बहुत सारा मॉलिक्यूल का इंपेरिकल फॉर्मूला वही है जो उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है। ठीक है, समझ जाएगा ना इंग्लिश। तीसरा, सबसे बड़ा गलती इसमें वो, ढेर सारा मॉलिक्यूल का एक के इंपेरिकल फॉर्मूला है। मोर देन वन मॉलिक्यूल, मोर देन वन मॉलिक्यूल may have more than one molecule may have same empirical formula। ये तो महा गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अब जैसे देखो एग्जाम्पल दिखाते हैं तुमको, तुमको भी लगना चाहिए कि नहीं नहीं ये तो नहीं होना चाहिए था। ग्लूकोज मॉलिक्यूल देखा अभी, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला था C6H12O6, एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O। एक मॉलिक्यूल है राइबोज, राइबोज मॉलिक्यूल होता है ना, आरएनए में होता है। आरएनए का नाम सुना है, फुल फॉर्म क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज तो शुरू में है ना, तो आरएनए में राइबोज होता है, उसका फॉर्मूला होता है C5H10O5। जरा बताओ तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। अब बताओ, CH2O बोलने से पता चल रहा है कि ग्लूकोज बोल रहे हैं कि राइबोज बोल रहे हैं। ये कितना महादिक्कत वाला बात नहीं है। ये तो बहुत दूर से खोज के बताए तुमको, पास पास वाला मॉलिक्यूल का भी ढेर सारा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। जैसे देखो, सुना होगा नाम इथीन का, नहीं पिछले साल एक वो कार्बन कंपाउंड चैप्टर होगा, C2H4, इंपेरिकल फॉर्मूला CH प्रोपीन, एक मॉलिक्यूल उसके अगला मेंबर, फॉर्मूला C3। जब देखो तो इंपेरिकल फॉर्मूला ब्यूटीन C4, इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ 4 8, भागा दे दे 4 से, 4 4 कट गया, 8 4 कट गया, क्या
बताइए इसका क्या कर जाएगा? CH2 बोलने से पता कुछ चलेगा कि इथीन बोले कि प्रोपीन की ब्यूटीन की पेंटीन? कुछ नहीं पता चलेगा। तो ये तो महान लिमिटेशन है, ये सबसे ज़्यादा बड़ा गलती है। इसलिए एम्पेरिकल फार्मूला को बहुत कम जानना रहता है, ज़्यादा मॉलिकुलर फार्मूला लोग जानते हैं, एक ही जगह पे काम आता है। इसलिए हम लोग अभी जान रहे हैं, जब परसेंटेज कंपोजिशन से मॉलिकुलर फार्मूला निकालना रहता है तो बीच में इसको लगता है ना? कैसे आएगा वो बताएंगे, लिख दो। एक लाइन का फार्मूला, 3 बात का गलती, इसीलिए इसको कम लोग जानते हैं। वेरियस मॉलिक्यूल है सेम इंपेरिकल फार्मूला एज दियर मॉलिकुलर फार्मूला। जैसे वाटर, अभी तुम बता के आए थे इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल ने लिखे। वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर फार्मूला भी H2O है, और इंपेरिकल फार्मूला भी, मॉलिकुलर फार्मूला भी H2O है और इंपेरिकल फार्मूला भी H2O है कि नहीं? मीथेन, अब इसका क्या करें? मॉलिकुलर फार्मूला भी यही है और एम्पेरिकल फार्मूला यही है। तो ये कोई बहुत बड़ा गलती नहीं था, ये बड़ी गलती है। फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला जान के हम लोग कह ही नहीं सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल कौन सा था, है ना? बहुत सारे जगहों पे ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा। अब CH2O ग्लूकोज है कि राइबोज है, पता कहाँ चल रहा है? इट में भी ग्लूकोज, इट में भी राइबोज। CH2O is the empirical formula of maybe glucose, maybe राइबोज, है ना? ये भी पूछा जाता है, ये भी जानना है ना, कि CH2O किसका किसका इंपेरिकल फार्मूला हो सकता है, ग्लूकोज का, राइबोज का, या सिर्फ ग्लूकोज का, या दोनों का। यही 4 गो ऑप्शन बन गया, ठीक है? तो दोनों का ही है। ये पूरा होमोलोगस सीरीज का इंपेरिकल फार्मूला है। नहीं, पूरा होमोलोगस सीरीज जितना मेंबर बनाते जाइए, इंपेरिकल फार्मूला एक को रहेगा, CH2। क्या? तो इंपेरिकल फार्मूला से जब काम नहीं चला ना, तो क्या बनाया गया है? मॉलिकुलर फार्मूला, और यही ज्यादा प्रचलित हुआ है। फार्मूला which represent the exact number of different atom of element present in the molecule known as molecular formula. Formula which represent the exact number of different atom of element
present in the molecule known as molecular formula। ठीक है, जो एग्जैक्ट नंबर बताता है, न एक कम ज्यादा न कम, है ना, उसी को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। और किसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, एग्जाम्पल जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है CH4 मीथेन, तो ये मॉलिक्यूल मीथेन है, तो हमेशा ही एक एटम कार्बन होगा और 4 एटम हाइड्रोजन। 4 के बदले 5 एटम नहीं होगा कभी सर, है ना। एक एटम नहीं तो 1.25 एटम रख दीजिए, ऐसा भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा, है ना। चूंकि आपको हम बताएं कितना गलत हो जाता है। C6 वाला तो ठीक है, ये वाला फॉर्मूला देखिए, C5H10O5 किसका फॉर्मूला बताए? राइबोज का। कहने का मतलब है ना कि राइबोज में 5 एटम कार्बन होता है, 10 एटम हाइड्रोजन होता है, 5 एटम ऑक्सीजन होता है। एक आध एटम कम जाएगा तो क्या बिगड़ता है, थोड़े से ना कम है नहीं। जैसे हम लोग अपने कॉमन लाइफ में कहते हैं अच्छा चल जाएगा काम, यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे अंतर कितना हो जा रहा है वो दिखाते हैं। C5H10O4, ये जानते हैं किसका फॉर्मूला है? डीऑक्सीराइबोज का। अब बताइए कि दोनों में कितना अंतर है? महा अंतर है। आरएनए से दुनिया नहीं चलता है, डीएनए से दुनिया चलता है। अंतर एक वो ऑक्सीजन कम है उसमें, है ना। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का नाम सुने हैं आप, है ना। ये राइबोज प्रेजेंट रहता है आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट रहता है कहाँ पे? डीएनए। हेरिडिटरी मटेरियल कौन है? डीएनए। आरएनए तो नहीं है, तो इसमें शुगर में एक वो ऑक्सीजन एटम की कमी है, लेकिन अंतर कितना पड़ जाता है। इसलिए जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसका है, बस उसी कंपोजिशन में वो काम करेगा। ठीक है, मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम यदि कम या ज्यादा हो जाएगा तो वो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं रह जाएगा, वो मॉलिक्यूल बन ही नहीं पाएगा, कहने का मतलब है ना। तो एक एटम कम ज्यादा भी नहीं करना है, जो होता है वो एग्जैक्ट होना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसीलिए हमने बताया सिर्फ नंबर नहीं, कौन नंबर? एग्जैक्ट नंबर, है ना। Formula which represent exact number of different atom of element present in the molecule known as molecular formula। और केमिस्ट्री में जितना फार्मूला आप देख रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ही है ना। कुछ आयन से बनने वाले को फार्मूला यूनिट कहते हैं, आयन से जो बनता है NaCl, वो फार्मूला यूनिट कहलाता है सही सही में। ऐसे कॉमन बोलचाल में उसको भी हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला ही कह देते हैं, है ना। लेकिन जो आयन से बनता है उसको फार्मूला यूनिट कहा जाता है, लिख दीजिए। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन है ये बताना है। लिखिए, कुछ एग्जांपल करके 2-3 नाम लिखना दीजिएगा। और मॉलिक्यूलर फार्मूला 50 गो मॉलिक्यूल का लिख के यहाँ पे क्या करेंगे, है ना। वो तो रेल पे जो देखते होंगे 5 रुपया का किताब जो बेचता होगा, मनोहर पोथी टाइप का, वो केमिस्ट्री के फार्मूला का किताब बेचते रहता, 5 रुपया में 500 फार्मूला रटिए। वो बीपीएससी करने वाले लोग उसको खरीदते हैं जिनका आर्ट्स से बैकग्राउंड रहता है ना। क्योंकि बीपीएससी के पीटी वाले परीक्षा में पूछा जाता है बेंजीन में कितना डबल बॉन्ड है, बेंजीन का फार्मूला कौन है ना। समस्या ये सब है। और जिनका साइंस बैकग्राउंड ही नहीं रहा तो केमिस्ट्री के फार्मूला से क्या मतलब है। अब उस समय जीएस होता है पेपर, जनरल साइंस, उसको करने के लिए उन लोग रटते हैं, है ना। आप लोग तो इतना बार ना आएगा देखते देखते कि वो हो जाता है याद। अब जैसे अभी आया था देखिए, राइबोज डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला देख लिए, अब तो हो गया ना। इतनी बातें भी हो गई कि याद ही रहेगा। ग्लूकोज तो सभी को याद है, C6H12O6। सुक्रोज लिख ही देते हैं, जगह बच रहा है। C12H22O11, इसको ही को बोलते हैं सुक्रोज। और शुगर केन भी ना,
या केन शुगर या कॉमन शुगर? इसका इंपेरिकल फॉर्मूला कोई बताएगा क्या? हाँ यही होगा, नहीं होता है नहीं, यही C12H22 सिंपलेस्ट रेशियो नहीं निकल पाएगा। 12 को 11 से भागा देंगे, दशमलव में आ जाए, और दशमलव में नंबर ऑफ एटम्स नहीं होते। इसका भी इंपेरिकल फार्मूला नहीं होगा के बजाय बोलेंगे यही होगा। ठीक है, इंपेरिकल फार्मूला भी यही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है। ठीक है, NaCl को फार्मूला यूनिट बोलेंगे। NaCl को मॉलिक्यूलर फार्मूला से ज्यादा अच्छा, और ज्यादा अच्छा नहीं, ज्यादा सच तो यही है कि इसको फार्मूला यूनिट बोलना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं, है ना। वो यूनिट फार्मूला ही है, लेकिन इसको बताने के लिए हमको सॉलिड के बारे में चर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहते हैं कि उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कह देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन ज्यादा अच्छा जो है वो है तो फार्मूला यूनिट कहा जाता है। यूनिट फार्मूला, फार्मूला का इकाई, है ना। चूंकि NaCl अकेले कभी पाया ही नहीं जाता है, 6 गो सोडियम 6 गो क्लोरीन को घेरे रहता है हमेशा, 6 आयन सोडियम और 6 आयन क्लोराइड का क्या रहता है, घेरे रहता है। तो कम से कम 6 एटम पाया जाता है। तो Na 6 गो और Cl 6 गो, 6 कट गया तो एक यूनिट फार्मूला बन गया NaCl, इसीलिए उसको यूनिट फार्मूला कहते हैं, है ना। खैर वो बाद की बात है, वो देखेंगे। नाउ द रिलेशन बिटवीन empirical formula and molecular formula. Relation between empirical formula and molecular formula. तो सुनना, molecular formula बराबर N into empirical formula, where N बराबर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बटा इंपेरिकल फॉर्मूला मास। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास पिछले दिन भी बताए हैं, 2 इंटू वेपर बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी। हम बताए थे कि किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑब्टेन करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, याद है ना, पिछले दिन वेपर डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी पूरा पढ़ के गए थे आप, 3 गो एप्लीकेशन एवोगाड्रो साहब का। नहीं, n बराबर ही तो लिखे, n बराबर इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 आएगा, निकलेगा कैसे n? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बटा इंपेरिकल फार्मूला, नंबर ऑफ मोल तो है ही नहीं, नंबर ऑफ मोल नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर n इंटू इंपेरिकल फार्मूला, वेयर n बराबर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बटा इंपेरिकल फार्मूला मास, है ना। कोई ना कोई इंटीजर आएगा, 1 2 3 4 आएगा, बस वही उतना बात है, और रेशियो निकलेगा ऐसा ही करने से, है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को इंपेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर आ जाएगा, है ना। तो n बराबर क्या, तो वेयर n बराबर दिस वन, यानी रिलेशन पूरी तरह से देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बटा इंपेरिकल फॉर्मूला मास गुना इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये पूरी बात है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को 2 इंटू वेपर डेंसिटी के रूप में पिछले क्लास में प्रूव किए किए थे। 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी को 2 से गुना कर दीजिएगा तो मॉलिक्यूलर मास निकल जाता है। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी यदि क्वेश्चन में दिया है, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो दो तरीका हो सकता है। अभी देखो ये फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। हाँ ठहरते हैं, थोड़ा छोटा करके प्रूव कर देते हैं। देखो बचवा पूछा है तो बताना है। देखो इतना ही है, दिख जाएगा, नहीं दिख रहा है क्या? C6H12O6 देखे थे आप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था बराबर n गुना इंपेरिकल फॉर्मूला आप देखे थे इसका, CH2O था क्या? तो दोनों बराबर करने के लिए n निकालिए, कितना 180, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 बटा, जोड़ो ना, दिमाग वो काम कुछ करेगा ना। 12 2 14, 14 16 30, तो 180 बटा 30 कितना आया 6, है ना? 180 बटा 30 आ गया 6। तो देखो तो बराबर हुआ कि नहीं? C6H12O6 बराबर 6 गुना CH2O लिखेंगे कि ना लिखेंगे, बताओ तुम ही लोग। कार्बन भी 6 हो गया, हाइड्रोजन 6 दूनी 12 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, बराबर हो गया दोनों की, ना हो गया, है ना? तो ये 6 निकालने का तरीका है कि मॉलिक्यूलर मास और ये इंपेरिकल फार्मूला का मास, मॉलिक्यूलर फार्मूले मास को इंपेरिकल फार्मूला मास से भागा दे देंगे तो वो n आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर n गुना इंपेरिकल फार्मूला, जहां पे n बराबर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बटा एम्पेरिकल फार्मूला मास। क्लियर है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास यदि नहीं पता हो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी जितना देगा उसको 2 से गुना कर देंगे और एम्पेरिकल फार्मूला मास से भागा देंगे। ये दो तरीके से ही n निकलता है। लिखिए, वो n हमेशा कोई ना कोई नंबर आएगा, 1 2 3 4। ठीक है, दशमलव उस मतलब में आएगा तो उसको राउंड ऑफ करना पड़ता है। जैसे 1.1 आ जाए तो उसको 1 ही मान लेना है, 1.9 आ जाए तो उसको 2 मान लेना है ना? इस तरह से काम करना है। चूंकि कॉन्सेप्ट ये होता है कि एटम्स के नंबर 1.5 पौने 2 नहीं होता है। जैसे नहीं, ये सब काम होता है, हम लोग रेलवे में जब जाते हैं तब ये वो पापा है वो बेटा है, भाई बेटा तो ये आदमी है, ये तो अभी पुत्रु है, 1.5 टिकट दीजिए, चाहे 1.25 टिकट दीजिए, वो वैसा वाला नहीं है। आदमी तो दूठों में काउंट होता है, वो एक वो है, एक वही है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल भी जो है ना 1.5 1.25 पौने नहीं होता है। ठीक है, तो वो है जो नंबर आएगा ये, यदि कभी तुमको दशमलव में आ जाता है द नियरेस्ट, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर के पास जाना होगा। अभी बचवा सोच रहा है 1.5 आ जाएगा तब सर, है ना? तो 1.5 आ जाएगा तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इधर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, वो आएगा 1.5 आएगा तब सर, 1.33 आएगा तब सर, 1.7 आएगा तब सर। ये 3 काम होगा, अब वही आता है जो काम का होता है ना? तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे, लेकिन फिलहाल 1.1 आएगा तो 1 मान लेंगे, 1.9 आएगा तो 2 मान लेंगे।
ठीक है, नियरेस्ट होल नंबर पे चले जाएंगे। और ये हमेशा एन जो होगा, एन जो होगा वो हमेशा क्या आना है, 1 2 3 4 डैश 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 दे दीजिएगा, है ना, ये जो भागा दीजिएगा उससे आएगा वही। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन भी इस पे कर लेते है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना, एन गुना इंपेरिकल फॉर्मूला निकलेगा कैसे, तो देख ही रहे, ये ग्लूकोज, ये उसका इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। इंपेरिकल फार्मूला of the molecule is CH2 if their vapor density is 28, then calculate the then molecular formula is ऑप्शन है C2H4, B C3H6, C C4H8, D C5H10। ऐसे ही सवाल बनाते हैं, चूंकि इंपेरिकल फॉर्मूला सबके CH2 ही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। सबसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, खाली प्रोसेस में आ जाइए, बन जाएगा। बना भी दिए। इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल इज CH2, तो CH2 तो बहुतों मॉलिक्यूल का इंपेरिकल फार्मूला हो सकता है, सभ्य का तो इंपेरिकल फार्मूला CH2 ही है, इस बात से ये क्वेश्चन नहीं निकल रहा है। फिर लिखा इफ देयर वेपर डेंसिटी 28, वेपर डेंसिटी इसका 28, तो बताइए आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर n गुना इंपेरिकल फार्मूला, वेयर n बराबर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास के जगह क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दिया है, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी बाई इंपेरिकल फार्मूला मास, इंपेरिकल फार्मूला मास, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी 28, और इंपेरिकल फार्मूला मास, इंपेरिकल फार्मूला मास घर की निकाल दो यहीं पे, 12 और 2 14, तो 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, यानी n बराबर 4, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर 4 गुना इंपेरिकल फार्मूला, दैट इज CH2, तो CH2 कार्बन में गुना होगा 4 से, C4H, हो गया आंसर। क्या, कहाँ दिक्कत है कोई दिक्कत? दिक्कत यदि हो तो वो
अब पूछ भी सकते हैं। इसके अगले दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज से फार्मूला कैसे निकालेंगे, है ना। परसेंटेज से फार्मूला कैसे निकालेंगे अगले दिन पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज कंपोजिशन क्वेश्चन देगा और पूछेगा क्या, फार्मूला। तो जो डीपीपी दिया गया है ना उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं है, वो 11 क्वेश्चन है, वैसे कहें तो 20 मिनट का है, समझे। लेकिन बना लीजिएगा, आपके पास तो टाइम 48 घंटा है, ठीक है। कोशिश जरूर कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। और फिर हम बताएंगे, और चूंकि फिर इस पर क्वेश्चंस ढेर सारा आने वाला है ना। ये कॉन्सेप्ट खाली क्वेश्चन ही वाला तो है, तो इस पे भी क्वेश्चंस ढेर आएगा, तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और मोल यहां से पहले जहां तक पढ़ा है उसका एगो टेस्ट भी होगा इस संडे को, है ना। थोड़ा उस हिसाब से भी पढ़ाई करिएगा कि परीक्षा भी होता है, ऐसे खाली पढ़ पढ़ के रखते हैं।